प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी इस वक्त हमलों, जंगबंदी और मुमकिना अमन मुआहदे के बीच लटक रही है। बज़ाहिर दुनिया को लगता है कि तेहरान दबाव में है, इसकी मईशत लड़खड़ा रही है, पाबंदियों ने उसकी मईशत की कमर तोड़ दी है और सुपर पावर से जंग ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ये सब कुछ है सामने का मंजर। मैदान जंग से हटकर पसे मंजर में एक और खुफिया जंग चल रही है। इस मैदान में सवाल यह नहीं गूंज रहा है कि जंग कौन जीत रहा है, बल्कि एहतमाम यह किया जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका को थका थका कर कौन अपने जाल में फंसा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान की मईशत इस जंग की वजह से वाकई शदीद दबाव का शिकार है। वहां महंगाई बेकाबू हो चुकी है, पहले से कमजोर ईरानी करेंसी मजीद कमजोर पड़ चुकी है, अवाम मुश्किलात झेल रहे हैं और इक्तसादी पाबंदियों ने मुल्क के मालियाती निजाम की कमर तोड़कर रख दी है। मगर असल सवाल यही है कि क्या यह तमाम दबाव तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए काफी साबित हुआ? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान अब भी डट कर खड़ा है। अमेरिका तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अमरीकी अवाम को जो कहानी सुनाई जा रही है हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स इस सारी सूरत हाल से पर्दा उठा रही हैं। वाशिंगटन मुसलसल ये तासुर देता रहा कि ईरान टूटने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अमरीकी इंटेलिजेंस हल्के ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि ईरान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा देर तक अमरीका जैसी सुपर पावर के साथ इस महाजराई को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो सिर्फ ईरान और अमरीका की जंग नहीं बल्कि एक वसी आलमी तसादुम की झलक दिखा रही हैं। जहां सामने ईरान है मगर पसे पर्दा रूस और चीन भी खामोशी से अपनी चालें चलते दिखाई देते हैं। अमरीकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी तनसीबात को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया जितना अमरीकी अवाम के सामने जाहिर किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कम से कम 228 अमरीकी फौजी असासे ईरानी हमलों की जद में आए। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी बल्कि अमरीकी दिफाई निजाम के वो आसाबी मराकज़ थे जिन पर पूरा जंगी नेटवर्क खड़ा था और इन पर ईरानी हमलों से नुकसान का अंदाजा भी अरबों डॉलर में लगाया गया है। इस नुकसान में सब कुछ शामिल है, अमरीकी अड्डे, रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, मिसाइल, दिफाई तनसीबात और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमरीकी ताकत की अलामत थे, ईरानी हमलों का निशाना बने। सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज इन हमलों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाती नहीं दी। अरबों डॉलर के पैट्रियट और थॉट सिस्टम, सैटेलाइट निगरानी और जदीद रेडार्स का गरूर ईरान ने खाक में मिलाया और इन सब के बावजूद ईरानी ड्रोन दिफाई हसार अबूर करते हुए अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 15 अमरीकी अड्डों को बिल्कुल ठीक निशाना बनाया और बेशतर हमले अपने मुकर्ररा अहदाफ पर जा लगे। यह महज इत्तफाक नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म और नफ्सियाती असरात को मद्देनजर रखकर तरतीब दी गई प्रिसिशन वॉरफेयर थी। ईरान ने सिर्फ इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि अमरीकी डिजिटल नर्वस सिस्टम को हदफ बनाया। वो मराकज़ जहां डाटा प्रोसेसिंग होती थी, जहां कूलिंग सिस्टम्स और बिजली और कम्युनिकेशन कंट्रोल होते थे, यानी अगर रेडार महफूज भी रहे तो उन्हें चलाने वाला निजाम मफलूज हो गया। कतर के अल उदैद एयरबेस से लेकर बहरीन और कुवैत तक कई अमरीकी तनसीबात मुतासिर हुई। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और रीफ्यूलिंग टैंकर्स को नुकसान पहुंचने की इतलात आई। पैट्रियट और थर्ड सिस्टम्स पर भी सवालात उठने लगे और यही वो लम्हा था जहां यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमरीका की जंग नहीं रहा बल्कि अब पसे मंजर में एक और इत्तेहाद का जिक्र तेजी से सामने आ रहा है। रूस, चीन और ईरान का इत्तेहाद। अमरीकी इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक रूस ईरान को टारगेट इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है। यही नहीं बल्कि मॉस्को ने तेहरान को 5000 फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स देने की पेशकश भी की जिन्हें जैम करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। ऐसे ड्रोन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को बाईपास कर सकते हैं और अमरीकी दिफाई निजाम के लिए नए खतरात पैदा कर सकते हैं। यहां सवाल पैदा होता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ ईरान की हिमायत है या यूक्रेन को मिलने वाली अमरीकी मदद का बदला, या फिर मॉस्को अब अमरीका को दूसरे महाजों पर उलझाना चाहता है ताकि यूरोप और यूक्रेन में इसे स्ट्रैटेजिक ब्रीथिंग स्पेस मिल सके? उधर चीन भी खामोशी से इस मंजरनामे का अहम किरदार बनता दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को जदीद सैटेलाइट सपोर्ट फराहम की जो अमरीकी फौजी तनसीबात की इंतहाई दुरुस्त मालूमात देने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चीनी कंपनियां ईरान को सैटेलाइट डाटा, कंट्रोल सर्विसेज और AI सॉफ्टवेयर सपोर्ट फराहम कर रही हैं, जबकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि चीन ईरान को नए डिफेंस सिस्टम भी फराहम कर रहा है जिनमें शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं। बज़ाहिर ये छोटे हथियार हैं लेकिन माजी में यही हथियार बड़ी फजाई ताकतों के लिए डरोना ख्वाब साबित हुए हैं। टेलीग्राफ, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चीन ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मवाद भी फराहम कर रहा है
जो सैकड़ों मिसाइल बनाने के लिए काफी है। इसी वजह से ईरान के बारे में सदर ट्रंप के सारे अंदाजे गलत साबित हुए कि ईरान टूट रहा है, उसके मिसाइल खत्म हो रहे हैं। मगर अब CIA की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अब भी अपने मिसाइल जखीरे का तकरीबन 70% महफूज रखता है। शायद इसलिए कि वाशिंगटन अब यह महसूस करने लगा है कि यह जंग इतनी आसान नहीं जितनी इब्तदा में समझी गई थी, क्योंकि तेहरान अब इस जंग को सिर्फ अस्करी जंग नहीं समझ रहा, यह सर्वाइवल की जंग बन चुकी है। ऐसी जंग जहां मकसद सिर्फ फतह हासिल करना नहीं बल्कि दुश्मन को तवील दबाव में रखना, इसकी मईशत पर बोझ डालना और उसके सियासी अज़म को कमजोर करना है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अमेरिका एक ऐसी प्रॉक्सी जंग में दाखिल हो चुका है जहां रूस, चीन और ईरान मुख्तलिफ महाजों पर उसे आहिस्ता आहिस्ता थका रहे हैं, क्योंकि तारीख यही बताती है कि बड़ी ताकतें हमेशा एक बड़ी जंग से नहीं टूटती। कभी कभी वो कई छोटे महाजों पर मुसलसल दबाव से भी थक जाती हैं। क्या ऐसा ही है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, ये जो मुख्तलिफ अमेरिकन अखबार या इंटरनेशनल मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान इस जंग के अंदर अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ रशिया और चाइना दोनों मौजूद हैं और ये दोनों इंगेज कर रहे हैं अमेरिका को और ये उसको मजीद कमजोर कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये दोनों बड़ी पावर चाइना और रशिया किस तरह ईरान के साथ शामिल होकर सुपर पावर यानी अमेरिका को एंगेज करके कमजोर कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बात जो आपने की कि रशिया या चाइना फंसा रहे हैं, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सारी गलती तो जो है अमेरिका की है और उसको इंस्टिगेट इजराइल ने किया है। और इसका भी एक जो है तारीखी पस मंजर है पिछले 47 साल से। और ईरान का जो स्लोगन था मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर अमेरिका, वो अपनी जगह जो है उसकी हिस्ट्री है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। अमेरिकन भी जो है रिजीम चेंज के शुरू से ही उनकी कोशिश थी, उनका हदफ यही था। तो वो अभी भी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है रिजीम चेंज, अगरचे ऑन ग्राउंड वो बात नहीं है, क्योंकि वही सिलसिला जो क्लर्जी का रूल है वो ईरान में मौजूद है। उनके इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं, उन्होंने अपने आप को, दे आर वेल इंट्रेंच। तो इसलिए अमेरिका या जो ओवरऑल सिनारियो है उसके अंदर या आप देखें, जंग बंद हुए अभी कोई समझे अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है, और अभी ये शुक्र है कि बहरहाल वो जो तबाही जिस अंदाज से हो रही थी वो रुक गई है। अगरचे वायलेशंस हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में वो वायलेशंस हो रही हैं। अमेरिका ने जो है ईरान की नाकाबंदी की है इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में है और गल्फ ऑफ ओमान वगैरह में। तो इसलिए ये मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन साथ ही ये जो पॉज आया है ये बहरहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब इस वॉर सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। जी दुरान साहब, क्योंकि दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज तो हैं चाइना और रशिया के ईरान के साथ, और फिर ट्रेड भी होती है चाइना की और रशिया का भी एक पूरा उनके साथ डिप्लोमेटिक और फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भी एक्सचेंज रहा है, मुख्तलिफ जगह पर ये पढ़ा गया, देखा गया। तो जब इस किस्म की सिचुएशन आती है कि आपके इत्तेहादी के साथ और वो इत्तेहादी जिसको दुनिया में बहुत कम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं और आप ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, वो एक वॉर के अंदर हो, तो फिर डिप्लोमेटिक टाइज कहाँ तक जाते हैं और किस हद तक फिर मदद कर सकते हैं? देखिए, ये इनके ईरान के रशिया और चाइना के साथ बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, और ये इसकी हिस्ट्री है, ये ओवर द इयर्स डेवलप होते रहे हैं। वो उसमें इक्तिसादी ताल्लुकात भी हैं, दिफाई भी हैं, तो एक तरह से वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ईरान ने इस सिलसिले में अपने जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसको इंडिजनाइज भी किया है, जो नतीजा आपने देखा, जिस तरह से इसराइल ने ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए इसराइल को नुकसान पहुंचाया, या अमेरिकन जितने उसके इंटरेस्ट थे, चाहे वो गल्फ में हो या उसके अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको खिते से भगाने में, रीजन से भगाने में, तो ये इजरायली में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का ही कमाल था। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि चाइना और रशिया वो बहरहाल उनके एक ताल्लुकात थे, और वो ताल्लुकात हैं जैसे अमेरिका के बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं। तो उसमें वो फिर रशिया और चाइना एतराज नहीं करते, तो
अमेरिका को भी मेरे ख्याल में इस मामले में कोई एतराज नहीं हो सकता है जी। लेकिन अब इसमें दुरानी साहब एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और वो टर्निंग पॉइंट तकरीबन एक हफ्ते बाद कहा जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप विजिट करेंगे चाइना का, तो वहां पर फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये वॉर और बाकी चीज़ें, ताइवान और बाकी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, ट्रेड वॉर भी डिस्कस होगी। लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हैं और ईरान, यूएस और इसराइल की वॉर पर हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना आएंगे तो उस दौरे के अंदर फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा, चाइना को क्या मिलेगा, और ईरान के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनको क्या मिलेगा? कुछ चेंजिंग आ सकती है इस दौरे से? देखिए, चाइना की तरफ से तो यकीनन ये जोर दिया जाएगा कि जंग बंद होनी चाहिए, और उसमें यकीनन चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है। वो ईरान का तकरीबन 80-85% ऑयल जो है वो चाइना खरीदता है। आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका ने ईरानी ऑयल एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई, लेकिन चाइना ने उसको जो है वायलेट वायलेट तो नहीं, उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने कहा ये जो उनकी पॉलिसी नहीं, वो सैंक्शंस के खिलाफ है। तो चाइना, और अभी भी जो है चाइना का ऑयल जो है नहीं रुक सकता। ये आप समझ सकते हैं कि चाइना का अपना जो है सिफारती और दिफाई और जो पॉलिटिकल वेट है, ये उसकी बिना पे है। वेनेजुएला में भी जब ये अमेरिका ने वहाँ पे चेंज लाया, तो चाइनीज उनसे आयल खरीदते तो उसको भी वो पाबंदी नहीं लगा सके। तो ये जब अब ये समिट होगी बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान, तो उसमें यकीनन ये ईरान वॉर जो है वो मौजू होगा। और उसके साथ ही फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो इस वक्त कंपटीशन चल रहा है वो भी बहुत अहम है, और उस पर जो है नजर ये डिस्कशन होगी। और ये बात भी आपने देखा होगा कि ग्रेजुअली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, उन्होंने पहले बड़े सख्त बयान दिए चाइना के बारे में। उन्होंने टैरिफ लाइन और उन पर जो है टैरिफ रेट बढ़ा दिए, लेकिन चाइना ने उसका बराबर का जब जवाब दे दिया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हट गए। और अब इस वक्त उनका ट्रेड जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे, अगरचे अभी भी चाइनीज ये तकाजा करेंगे कि अमेरिका जो है वो टैरिफ्स उनको कम करे। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर हम जब देखते हैं खासतौर पर वॉर के हवाले से, तो हर दूसरी रात ऐसा लगता है कि दोबारा से वॉर अभी स्टार्ट हुई। गुज़िश्ता रात भी कोई ऐसी ही सूरत हाल रही है, और फिर तजावीज़ 14 तजावीज़ उधर चली गई। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को ऐसी तजावीज़ लेकर आए जो एक्सेप्टेबल है, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका उन तजावीज़ पर माने जो हम दे रहे हैं। इस विजिट में क्या आपको लगता है कि फाइनल ड्राफ्ट को एक फाइनल शक्ल देने के लिए उन तमाम मुतालिबात को, क्या इस विजिट के अंदर ये मदद कर सकता है, और इस विजिट के फौरन बाद हमें कोई एक ऐसा ड्राफ्ट सामने आ सकता है जिस पर दोनों मालिक एग्री करें और लॉन्ग टर्म भी चले? देखिए, ये सब ममालिक इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी में भी पाकिस्तान ने इनको इन्फॉर्म रखा है, चाइना को भी, रशिया को भी, फिर ये जो इम्पोर्टेंट गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ भी, तुर्की और इजिप्ट के साथ भी। तो वो एक तरह से वो सिलसिला जारी है। और अभी ये जो समिट आएगी यकीनन ये एक मौका फराहम करेगी इसको जंग को बंद करने में। और उसमें यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनके लिए भी एक जो है एग्जिट फराहम करेगा, एग्जिट का मौका मिलेगा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो है उन पे जोर देने पे हम जो है ये जंग बंद कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत से मौके आ जाते हैं डिप्लोमेटिकली कि उसको अवेल किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे यकीन है इसको अवेल करें। राइट, यानी एक तोहफे के तौर पर भी ये कहा जा सकता है कि जब चाइना आए हैं तो चले आपके लिए तोहफा ले आए कि जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल दिया जाए। बहुत शुक्रिया, एक्स एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, चीन में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की ऐसी घनगरज है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर रियासत फैसला कर ले तो ताकतवर तरीन लोग भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। ताजा तरीन कार्रवाई में चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को करप्शन के इल्जामात पर फौजी अदालत ने सजाएं सुना दी। सिर्फ सजा ही नहीं, उनसे सियासी हकूक भी हमेशा के लिए वापस ले लिए गए, जाती जायदादें जब्त कर ली गई और रियासत ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि कौमी सलामती के इदारों में बदउनवानी नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। यही वो मकाम है जहां चीन और पाकिस्तान की कहानी
दो मुख्तलिफ रास्तों पर चलती दिखाई देती है। एक तरफ चीन है जिसने जान लिया कि करप्शन तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां करप्शन के मुकद्दमात इक्तदार के मौसम बदलते ही खजा रसीदा पत्तों की तरह झड़ने लगते हैं। चीन में यह सख्त मुहिम आज की नहीं, सन 2012 में जब शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने ऐलान किया कि बदउनवानी रियासत के लिए नासुर बन चुकी है। उस वक्त चीन के अंदर करप्शन इस हद तक सरायत कर चुकी थी कि अवामी एतमाद मुतजलजल होने लगा था। शी जिनपिंग ने शेर और मक्खियां मुहिम शुरू की। मतलब यह कि बड़े बड़े ताकतवर ओहदेदार भी नहीं बचेंगे और निचले दर्जे के अहलकारों को भी माफी नहीं मिलेगी। फिर चीन ने वो मनाजिर देखे जिनका हमारे यहां तसव्वुर भी महाल है। बोशीलाई, जो कम्युनिस्ट पार्टी के उभरते हुए सितारे और मुस्तकबिल की क़यादत तसव्वुर किए जाते थे, खुर्दबुर्द और कत्ल के स्कैंडल में जमीन बोस हो गए। सन 2014 में चीन के वसी सिक्योरिटी निजाम के साबिक सरबराह गिरफ्तार हुए। ये वो शख्सियत थी जिसे कभी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। फिर साबिक सदर हो जिनताओ के करीबी साथी लिंगजी को उम्र कैद सुना दी गई। वजीर इंसाफ तक को नहीं बख्शा गया। आर्मी चीफ सतह के ओहदेदार, टॉप जनरल्स, फौजी अफसरान, सूबाई गवर्नर्स, बड़े ब्यूरोक्रेट्स सब एहतजाज की जब में आए। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकतवर तरीन शख्स भी कानून से ऊपर नहीं। इस मुहिम की शिद्दत का अंदाजा इन आदादोशुमार से लगा लीजिए कि 2012 से 2022 तक तकरीबन 47 लाख अफराद के खिलाफ तहकीकात की गई। सिर्फ 2024 में 8,80,000 अफराद को सजाएं दी गई और 2025 में चीन के इंसदादे बदउनवानी इदारे के मुताबिक तकरीबन 9,85,000 अफराद को सजा सुनाई गई। यह तादाद कई ममालिक की आबादी से ज्यादा है। सवाल यह है कि चीन आखिर यह सब क्यों कर रहा है? जवाब साफ है, क्योंकि बीजिंग जान चुका है कि करप्शन मईशत को दीमक की तरह खा जाती है। इसी पॉलिसी का नतीजा है कि कभी तरक्की पजीर समझा जाने वाला चीन अब सुपर पावर बनने की दौड़ में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। 2015 में आलमी तजियाकार कह रहे थे कि चीन 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन सकता है, मगर फिर अंदाजे बदल गए। 2022 में पेशगोई हुई कि चीन 2028 में आलमी मईशत में पहले नंबर पर पहुंच सकता है। यह वही चीन है जिसने 1980 से अब तक 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। दुनिया की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर गुर्बत में कमी की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सनतें खड़ी की, टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की। क्यों? क्योंकि उसने मसले की तशखीस कर ली और बदउनवानी के खिलाफ आहनी हाथ इस्तेमाल किया। अब करप्शन को लेकर जरा पाकिस्तान का नोहा सुन लें। अवाम का बाल बाल कर्ज में और सरकारी महकमों का करप्शन में जकड़ा है। आज पाकिस्तान की मईशत जिस बहरान से गुजर रही है, उसकी जड़ें उसी बदउनवानी की दीमक से खोखली की गई हैं। यही करप्शन है जिसने आम आदमी की जिंदगी में जहर घोला है। आलमी बैंक की नई गुर्बत हद के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी खते गुर्बत से नीचे जा चुकी है। यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी गुर्बत के शिकंजे में कस दिया गया है। 2 वक्त की रोटी उसके लिए लग्जरी बन गई है। 47% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर जिंदा लाशों में बदले हुए हैं। तालीम जो तरक्की का पहला जीना कहलाती है, वहां भी कोहराम मचा है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की 80% आबादी को पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं। यह आदादोशुमार सिर्फ नंबर्स नहीं, यह रियासती नाकामी का नोहा है। IMF और मुआशी माहिरीन बारहा कहते रहे कि अगर पाकिस्तान करप्शन पर काबू पा ले तो शरह नमू 6% से ऊपर जा सकती है। मगर यहां सूरत हाल यह है कि कौमी वसाइल तरक्की पर नहीं बल्कि सियासी जंगों, अकरबा परवरी और माली बदउनवानियों की नजर हो रहे हैं। यहां शायद ही कोई बड़ा सियासी रहनुमा हो जिसे कभी ना कभी करप्शन इल्जामात का सामना ना करना पड़ा हो। लेकिन हैरत यह है कि जब सियासतदान इक्तदार से बाहर होते हैं तो एहतसाब के मुकदमे बनते हैं। अदालतों में पेशियों, परेशानियां, ये सब चलता है। मुकदमात पर मुकदमात बनते हैं और जब इक्तदार में आते हैं तो वही मुकदमात खामोशी से दम तोड़ने लगते हैं। 78 बरस में चेहरे बदलते रहे मगर निजाम वही रहा। यह सितम नहीं तो और क्या है कि जुल्फिकार मगजी 2 बार नैबज़दा होने के बावजूद गवर्नर बन जाते हैं। अब्दुल कय्यूम जतोई खुलेआम ये कहते सुनाई देते हैं कि करप्शन में सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हमजा शहबाज कहते हैं कि करप्शन होती है और अवाम एहतसाब करते हैं। सवाल यह है कि अगर सिर्फ अवामी एहतसाब काफी होता तो फिर इदारे क्यों बनते, अदालतें क्यों होती, कवानीन क्यों होते? सच यह है कि चीन ने करप्शन पर काबू पाकर तरक्की की ट्रेन पकड़ ली, जब पाकिस्तान अब भी सियासी मफादात और एहतसाब के दोहरे मयार के दरमियान फंसा हुआ है। नाज़रीन, अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि कराची में एक कॉन्ट्रैक्टर हुकूमती मुतालबात से तंग आकर भाग गया। मामला क्या है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दे दी है। इस नई किस्त से आवाम को क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि हर बार जब IMF का प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले गरीब के चूल्हे, पंखे, बिजली के मीटर और मोटरसाइकिल पर हमला होता है। एक बार फिर IMF का असदहा पाकिस्तानी आवाम के सारे रिलीफ को एक एक करके निकलता जा रहा है। कर्ज हुकूमत ने रही है और मुश्किलात आवाम की बढ़ रही हैं। अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने IMF को तहरीरी यकीन दहानी करा दी है कि जनवरी 2027 से मौजूदा सब्सिडी निजाम खत्म कर दिया जाएगा। यानी वो आम रियायत जिसके सहारे लाखों सफेद पोश खानदान बिजली के बिल किसी न किसी तरह अदा कर लेते थे, अब सिर्फ मखसूस अफराद तक महदूद होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मौजूदा निज़ाम में बड़े पैमाने पर धोखा हो रहा है। एक ही घर में 2-2 और 3-3 मीटर लगवाकर हर मीटर की खपत 200 यूनिट से कम रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी हासिल की जा सके। अब नए निज़ाम के तहत हर सारिफ को नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा से जोड़ा जाएगा और सिर्फ वही लोग रियायत हासिल कर सकेंगे जिन्हें मुस्तहिक करार दिया जाएगा। यानी अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेकिन सरकारी डाटा में मुस्तहिक नहीं समझे गए तो फिर मुकम्मल बिल अदा करना होगा। जरा सोचिए, 200 यूनिट वाला सारिफ कौन है? कोई अरबपति नहीं, कोई शुगर मिल का मालिक नहीं, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाला नहीं, चंद हजार कमाने वाला आम पाकिस्तानी है। अब इस फैसले का सीधा असर मुतवस्सत तबके पर पड़ेगा। आज जो सारे 200 यूनिट के अंदर रहकर निस्बतन कम बिल देता है, कल उसी को हजारों रुपए इजाफी अदा करना पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ नेट मीटरिंग के निजाम में भी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं। अब यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा, बल्कि इजाफी बिजली की कीमत समाही बुनियादों पर अदा की जाएगी। गोया सोलर लगाने वालों के लिए भी पुरकशिश सहूलतें महदूद की जा रही हैं। पंजाब में तो लोगों को सुथरा पंजाब की तरफ से सफाई के बिल भी मिलने लग गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इतलात यह भी है कि इस बार पाकिस्तान का बजट भी IMF के मशवरों से तैयार हो रहा है। हुकूमत पहले ही 75 शराइत मान चुकी है। पेट्रोलियम सब्सिडी महदूद, बिजली रियायत खत्म, नए टैक्सों की तैयारी और मुमकिन तौर पर गैस, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा भी मौजूद है। एक तरफ रिलीफ कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ चालान और जुर्माने बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि महंगाई से आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आखिर कब तक हर कर्ज की कीमत आवाम अदा करते रहेंगे? क्या पाकिस्तान में मुतवस्सत तबका सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है? और क्या IMF का डू मोर का मुतालबा आवाम के आखिरी रिलीफ को भी निगल जाएगा? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। ये बताइएगा, एक तो ये जो 200 यूनिट वाले सार्फिन पर एक कैप थी सब्सिडी की, ये खबरें सामने आ रही हैं कि IMF का भी मुतालबा है कि इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए और उसको मुंतकिल किया जाएगा फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दीगर प्रोग्राम्स के साथ। तो इस हवाले से क्या कोई अपडेट ऑफिशियली तौर पर सामने आई है? और दूसरा, IMF मजीद क्या क्या मुतालबात कर रहा है और किस किस्म की मजीद सब्सिडी ख़त्म हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि IMF जो है इस के हवाले से वर्किंग की बात की है कि इस मामले को देखा जाए। बुनियादी तौर पे जो एनर्जी के मामलात हैं बराह रास्त लिंक करते हैं डॉलर पैरिटी के साथ, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो बाहर से हम एनर्जी के हवाले से सारी हमारी एनर्जी आलमोस्ट 60-70% के करीब बाहर से आती है और वो RLNG के ज़रिए से या हम पेट्रोल के ज़रिए से, डीज़ल के ज़रिए से, तमाम ज़राए से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। अब वो क्यों IMF जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं? IMF इसलिए कहता है कि जो पैसे आप इंटरनेशनल लैंडर से लेते हैं उसको आप अपनी किसी अय्याशी के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर सब्सिडी देनी है तो सब्सिडी आप अपने पास से दें, गवर्नमेंट अपनी किटी से, अपने ख़जाने से दे, ना कि आप IMF का प्रोग्राम हासिल किया है वो रकम आपको दी गई है आपके डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए, और इसलिए नहीं दी गई कि आप उसमें से गरीबों को या किसी भी शख्स को जो है वो आप सब्सिडी दें। एआनत इसलिए फ्राहम की जाती है कि हमारे यहाँ गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, और जो 200 यूनिट वाले सब्सिडाइज्ड जो लोग हैं उनको पहले भी 2-3 दफ़ा IMF की शराइत के ऊपर ही हमने कैटेगराइज किया था, और अभी भी जो सब्सिडी मिल रही है वो बहुत लो इनकम पेड लोग हैं, उनको
थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल रही है। जो सफ़ेद पोश है, अगर उनका 1 महीने का बिल जो है 201 यूनिट का आ जाए तो फिर अगले 6 महीने उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये क्योंकि पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हम इंटरनेशनल लेंडर का, IMF का, या जो भी दीगर बैंक्स होते हैं, IFC है, तो वो अपनी शराइत साथ ज़रूर देते हैं कि ये शराइत जो हैं इसके ऊपर अमल किया जाए। जो बात की जा रही है कि जी 200 यूनिट की सब्सिडी कब विड्रॉ होगी, अभी ये बातचीत हो रही है। ठीक, अभी यानी ये बातें डिस्कस हो रही हैं, पॉलिसी की सतह पर है, अभी इसकी वाज़ेह जो है वो कोई पॉलिसी सामने नहीं है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, तकरीबन जो इतलात हैं उसके मुताबिक हमने तकरीबन 75 शराइत ऐसी हैं जो IMF की मानी हैं। एक तो ये IMF की मुआशी मंतक क्या होती है, अगर आसान अल्फाज में आप हमारे नाज़रीन को ये बता सके, और दूसरा ये है कि अब तक अगर ये 75 शराइत हमने IMF की मानी है तो कौन कौन से ऐसे सब्सिडीज़ थी जिसका बोझ पे डायरेक्ट आवाम पर पड़ा, और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो हमने IMF के कहने पर मान कर ये बोझ आवाम पर डाला? देखिए, पॉलिसीज़ हमारी ख़राब हो सकती हैं। इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो अपनी पॉलिसीज़, पूरी दुनिया के लिए उनकी पॉलिसीज़ एक जैसी होती हैं। जो शराइत हमें दी गई हैं उन शराइत में एक तो सब्सिडीज़ का एलिमिनेशन था कि इसका खात्मा किया जाए। तमाम सब्सिडीज़ जो हैं इंटरनेशनल रेट्स अगर आप देखें, अगर जो बिजली का इंटरनेशनल रेट है वो कहते हैं कि या इस खित्ते में जो रेट है उस रेट के ऊपर आप प्रोवाइड करें। एक तरफ हम सब्सिडी दे रहे होते हैं और एक तरफ हम बड़े बड़े जो IPPs हैं उनको अरबों खरबों रुपया हम ऐसे ही विदाउट एनी प्रोडक्शन लेवल, उनकी जानब से कोई 1 यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया जाता, लेकिन हम उनको कैपेसिटी की मद में चार्जेस भी दे रहे होते हैं। IMF जो है जब भी वो पैसे देगा वो अपनी शराइत साथ देगा और बताएगा कि आपने ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आपने ये रकम इस्तेमाल करनी है। आपने इसके साथ कोई ऐसी स्कीमें, रोड्स नेटवर्क आपने नहीं बनाने हैं, आपने इसके साथ कोई स्कीमें इस तरह की आवाम को रिलीफ फराहम करने की स्कीमें नहीं देनी है, बल्कि ये वो काम करने हैं जो प्रोडक्शन लेवल पे हो, प्रोडक्टिविटी हो और उसका रिटर्न आपको आए। हमेशा जो भी लेंडर होता है, जो मुल्क में आपको पैसे दे रहा होता है, उसकी ये शराइत बिल्कुल साथ होती है। कुछ ऐसे बैंक हैं, जिस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो हमें पैसे देता है तो वो डेवलपमेंट के लिए दे रहा होता है, और इसी तरह से वर्ल्ड बैंक है, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं कि वो अपनी शराइत होती हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ IMF है, IMF ने जब भी पैसे देने हैं उन्होंने साथ आपके 10, 20, 30, 50 शराइत देनी है। मैं आपको जिक्र कर दूं कि निजकारी के हवाले से आज से 10 साल से पहले से ये झंडे पे चली आ रही है कि निजकारी कर दी जाए। अब निजकारी पाकिस्तान नहीं कर रहा। निजकारी के अदारे जो हैं वो पहले स्टील मिल थी, PIA थी, उसके साथ OGDCL था, फिर इसके PPL था, और बहुत सारे इस तरह की एंटिटीज़ हैं, और लाखड़ा पावर प्लांट था, इस तरह के पावर प्लांट्स भी थे। हमने वो नहीं किया। जब हमने नहीं किया तो हम क्या करते हैं, हम 200-400 बिलियन हर 6 महीने बाद इन एंटिटीज़ को, इन SOEs को, जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, इनको हम फीड कर देते हैं। वो पैसा किसका है? वो आपका है, मेरा है, हर शहरी का है, जो अपने टैक्सेस से ये रकम कटवाता है। तो जब ये पैसे हम उसको फीड कर देते हैं तो मीन्स ये कि वो एक ऐसे ड्रेनेज में चले जाते हैं जिससे आउटपुट कोई नहीं है। मसलन 10-20 साल से आपके सामने है, स्टील मिल की एक बार उसने प्रोडक्शन का नहीं दिया, लेकिन हम 100-200 अरब रुपया उनको हर साल खिलाते रहे। लेकिन PIA की निजकारी से आगाज तो किया गया है, आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की, लेकिन अगर इसमें मैं ये शामिल कर सकूं कि क्या IMF इस बात पर भी जोर डाल सकता है कि अगर जो मुआहिदे ऐसे किए गए हैं जिसकी एग्जाम्पल IPPs है जो आवाम पर बोझ डालते हैं, क्या ये भी जोर डाला जा सकता है कि इनको रीनिगोशिएट किया जाए इन मुआहिदों को, ताकि इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर हो और उनको जो पैसा हमें दे रहे हैं वो रिटर्न भी हो? देखिए, IMF ना एक शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स लेता है और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। गुज़िश्ता साल यानी कि दिसंबर में एक रिपोर्ट आई थी IMF की, उसमें एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि ये मुल्क जो है गवर्नेंस लेवल पे भी और दीगर मामलात के ऊपर भी ये एक एलीट कैप्चर का शिकार मुल्क है।
यानी कि यहाँ पे हर पॉलिसी जो है वो अमीरों के लिए बनती है और अमीर को बेनिफिट करती है, और कोई भी जो प्रोजेक्ट लगाया जाता है वो उससे भी अमीर फ़ायदा उठाता है और गरीब को जो है वो क्रश किया जाता है। ये IMF की रिपोर्ट है, बाकायदा तौर पे रिपोर्ट जारी हुई है और पाकिस्तान के हवाले से चैप्टर एलीट कैप्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो वो ये नहीं रोकते वो कि आप अपने पैसों से जो मर्जी करें। अब कैपेसिटी चार्जेस IMF के पैसों से तो नहीं दिए जा रहे। IMF के पैसों से आप कैपेसिटी चार्जेस एक किश्त दे दें, IMF उसी वक्त आ जाएगा कि ये मौदे दुरुस्त करो। वो अब यहाँ नहीं कहता, क्योंकि वो पैसे तो आप और मुझसे, मेरे जो बिजली के बिल हैं उनमें से आप वसूल करती है गवर्नमेंट, और उससे कैपेसिटी चार्जेस जो है वो पे होते हैं। तो ये इस तरह के कामों में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। ताहम क्योंकि वो गवर्नर्स भी देख रहे होते हैं कि उनका पैसा आया है, कहाँ पे लगा है, कितना इन्होंने इससे कोई प्रोडक्शन की है, या कोई इससे क्या इन्होंने अचीव किया है, क्या इन्होंने गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, या इससे कोई चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं। दूसरा, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें क्या ये लगा रहे हैं। अगर आप, मैं 2-3 लफ्ज़ों के अंदर सारी कहानी जो है उसको मैं खुलासा आपको बयान कर देता हूँ कि जितना पैसा IMF से आज तक लिया गया है उसका स्पेशली ऑडिट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये पैसे कहाँ पे खर्च होते रहे हैं, ये भी जो पैसा आ रहा है ये कहाँ पे खर्च हो रहा है। यानी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि पता लगे कि किस पॉलिसी के तहत कौन सा पैसा कहाँ पर गया और क्या जिस चीज़ के लिए पैसा आया वो वहाँ पर गया या नहीं गया। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।